नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवकार मंत्र को बताया ध्यान साधना और आत्मशुद्धि का महामंत्र। कहा, नया भारत अध्यात्म और एआई से समाधान खोजकर दुनिया को दिखाएगा नई राह। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। ब्याज दर हुई 6%। लोन धारकों को ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद। जल्द भारत लाया जा सकता है मुंबई हमलों का गुनहगार तहव्वुर राणा। सूत्रों के अनुसार भारत से जांच एजेंसियों की टीम पहुंची अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्लोवाकिया में राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। और दिल्ली एनसीआर अप्रैल की शुरुआत में ही लू की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी किया लू का येलो अलर्ट। गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप में उन्होंने हिस्सा लिया। नवकार दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो जैन धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवकार मंत्र आस्था का केंद्र है, जीवन का मूल है। ये स्वयं से समाधि और जन से जग की यात्रा है। ये इंसान को शुद्ध करता है और सौहार्द की राह भी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवकार का दर्शन विकसित भारत से जुड़ता है। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं को प्रधानमंत्री ने भारत की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि जैन धर्म लोकतंत्र को भी दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार जैन धर्म की शिक्षाओं, सिद्धांतों और ग्रंथों को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए बजट में विशेष रूप से ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई है। हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स है। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसित जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। दुर्भाग्य से
अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। दुनिया को सूक्ष्मतम हिंसा से भी दूर रखना जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, पानी बचाओ, गरीबों की सहायता, वृक्षारोपण, देश दर्शन जैसे 9 संकल्पों में जैन धर्म का साथ मांगा। उन्होंने कहा कि दुनिया युद्ध और पर्यावरण परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है और इसका समाधान भी जैन धर्म में ही है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में आज स्लोवाकिया पहुंची। वो स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। पुर्तगाल की राजकीय यात्रा खत्म करने के बाद राष्ट्रपति वियना पहुंची और आधी रात को सड़क मार्ग से स्लोवाक की राजधानी ब्रास्लावा पहुंची। स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी और राष्ट्रपति पीटर पैलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करेंगी। स्लोवाकिया के साथ भारत के मजबूत राजनीतिक संबंध हैं, साथ ही मजबूत व्यापारिक जुड़ाव भी है। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग से लेकर IT तक कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा स्लोवाकिया में महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध भी हैं। और रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। भारत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत से जांच एजेंसियों की टीम अमेरिका पहुंच गई है। टीम अमेरिकी अधिकारियों के साथ सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बहुत अधिक संभावना है कि तहव्वुर राणा को 1 या 2 दिन में जल्द ही प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली लाने पर उसे सबसे पहले NIA की हिरासत में रखा जाएगा। उसके बाद दिल्ली के तिहाड़ या मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और ग्राफिक्स के माध्यम से भी अब आपको बताते हैं कि आरोपी तहव्वुर राणा किस प्रकार का आतंकी है। मुंबई आतंकवादी हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा, जिसने 26 नवंबर 2008 को कई इमारतों पर एक साथ हमला किया था। आपको बताएं कि 26 नवंबर 2008 को कई इमारतों पर एक साथ हमला किया था तहव्वुर राणा ने। हमले में मारे गए थे 166 लोग, जिसे अब जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। तहव्वुर राणा अब भारत आएगा। राणा ने लश्कर तैयबा को रसद सहायता भी मुहैया कराई थी। आतंकी गतिविधियों में लिप्त तहव्वुर राणा अब भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। तहव्वुर राणा पाकिस्तान में पहले सेना में था डॉक्टर। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं तहव्वुर राणा किस तरह का प्रोफाइल रखता है, कितनी घटनाओं में लिप्त। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक
2009 की बात की जाए तो अमेरिका ने राणा को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ हुई थी। तो अब भारत जल्द ही लाया जाएगा तहव्वुर राणा को। डेनमार्क के अखबार जुलैंड्सपोस्टन पर हमले की साजिश रचने का भी आरोप लगा था तहव्वुर राणा पर। 2011 में शिकागो में राणा के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया था, जिसे अब भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। डेविड हेडली ने आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के संबंधों का खुलासा किया था। राणा को लश्कर-ए-तैयबा की सहायता के लिए भी दोषी ठहराया गया था। 2013 की बात की जाए तो अमेरिकी अदालत ने राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लश्कर-ए-तैयबा की मदद और डेनमार्क अखबार पर हमले की साजिश के लिए भी सजा दी गई थी तहव्वुर राणा को। 2020 में अमेरिकी अदालत ने राणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। 2023 अमेरिकी अदालत ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। हालांकि अलग अलग दलीलें पेश करते हुए तहव्वुर राणा ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अब भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा तहव्वुर राणा। रुक करते हैं अगली खबर का। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर दी है। इस साल ये लगातार दूसरी कटौती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एमपीसी के नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है। A detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%, and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. और 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने मुंबई के दलाल स्ट्रीट स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। दुबई के क्राउन प्रिंस के तौर पर हमदान की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। तो दुबई के प्रिंस मुंबई पहुंचे। आपको बताएं कि क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की मुंबई यात्रा, जहां दलाल स्ट्रीट स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने दौरा किया, ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। और बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में अप्रैल की शुरुआत में ही लू और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बेहाल हैं। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है। मंगलवार को दिल्ली में सीजन का सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया और कई जगह लू के हालात बने रहे। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में सबसे ज्यादा 45.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
मुंबई में होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का हिस्सा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज देश भर के कुछ सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सामने ला रहा है। हाल ही में एक बेहतरीन इवेंट वैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें 3 रोमांचक श्रेणियों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में एक रोमांचक कॉस्प्ले प्रतियोगिता भी शामिल थी, जिसमें 45 प्रतिभागियों ने मुंबई में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। कैजाद शेष बरदारन ने वैम्प के मुंबई संस्करण में कॉस्प्ले श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने मंगा श्रृंखला दंडादान के प्रमुख पात्रों में से एक ओक्रूण को जीवंत किया। कैजाद बताते हैं कि ये प्रतियोगिताएं कॉस्प्लेयर्स, मंगा और एनिमेशन कलाकारों को एक मंच प्रदान करती है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा अवसर मिलता है। The Grand Weave, which is initiated by Government of India, is giving the young and the professional artists to showcase their work or art on this platform, and it's a really big thing for us, and it's giving opportunities to those who did not have the chance to showcase their skills or their level of art which they have done, and this is a big move. वैम्प के मुंबई संस्करण में कॉस्प्ले श्रेणी में कैजाद की जीत उनके समर्पण और कलात्मकता की जीत है। ये जीत न केवल उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा को दिखाती है, बल्कि ये भारत में कॉस्प्ले संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता भी दर्शाती है। Really giving a good exposure to the cosplayers, the voice artists, and like manga and the anime, we do the comic art and all. It's a lot of exposure for us, and it gives a platform for us to perform and do our best and make us ourselves heard that we are also there and we have done something which is our hobby, like a passion, or people who are into professionally doing it, this kind of cosplays or artists or whatever it is. वेब्स के आयोजन से भारत में न केवल सृजनात्मक कलाओं को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की कॉस्प्ले संस्कृति का भी विकास होगा, जिसके बाद कॉस्प्ले से जुड़े कलाकार अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख मंचों तक पहुंच पाएंगे। टीडी न्यूज़ के लिए श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर नई दिल्ली में राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में देश भर के करीब 600 छात्र शामिल हुए और उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स और मॉडल को प्रदर्शित किया। चंडीगढ़ के केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 की छात्रा सुहासिनी ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन, जिसे फ्लाइंग ट्रेन भी कहा जाता है, इसका एक मॉडल तैयार किया है। कक्षा 7 में पढ़ने वाली सुहासिनी का सपना है कि इस ट्रेन के जरिए आने वाले समय में दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी महज आधे घंटे में तय की जा सके। असली मैग्लेव ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलती है, वहाँ पे साइड रेल्स में भी मैग्नेट्स लगे रहते हैं, तो साइड रेल्स के मैग्नेट्स कंटिन्यूसली अपने पोलैरिटीज चेंज करते रहते हैं, जिससे कि ट्रेन आगे बढ़ती है। पर हमने इसके लिए एक फैन लगाया है प्रोपल्शन के लिए। अगर सोचिए आप, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कोई जाता है, अगर उसकी फैमिली चंडीगढ़ में और उनको दिल्ली डेली काम के लिए जाना है, तो फिर वो डेली आप जा पाएंगे, आधे घंटे में इधर से उधर हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय कानपुर के छात्र प्रथम ने अंडरपास में पानी भरने और इस वजह से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक मॉडल विकसित किया है, जो आपदा प्रबंधन की दिशा में काम कर रही एजेंसियों के लिए कारगर साबित हो सकता है। जैसे पानी भरेगा तो इसको 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पे जैसे ही आएगा ये, वैसे हाई वाटर अलार्म जाएगा और ये 2 सेकंड बाद इस पर एक मैसेज आएगा, अलर्ट मैसेज आने लगा तुरंत। और अगर ये मैसेज मिस भी हो जाता है तो 2 से 3 सेकंड बाद एक कॉल आएगा, जो कि नगर निगम के लिए होगा। ये कॉल आ गया। प्रथम और सुहासिनी जैसे करीब 600 छात्र इकट्ठा हुए दिल्ली स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बुल मार्केट में, जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। मौका था केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 52वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का, जिसमें देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के छात्र शामिल हुए। इसकी 7 थीम्स हैं। उन 7 थीमों पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे चुने जाते हैं रीजनल लेवल पे। वो सभी यहाँ पर आए। करीब
पौने 600 बच्चे हैं, 577 टू बी प्रिसाइज, और ये सभी पूरे इंडिया से यहाँ पर आए हैं, अपने अपने रीजनल ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सभी ने अपने अपने 7 थीम्स पे काम किया है और वो यहाँ पर उन्हें डिस्प्ले किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी 25 संभागों के छात्रों ने स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन और संचार, प्राकृतिक खेती, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और गणितीय मॉडलिंग जैसे कुल 7 थीम पर अपने प्रोजेक्ट्स और मॉडल को प्रदर्शित किया। छात्रों द्वारा विकसित की गई ये नई तकनीकें रोजमर्रा की समस्याओं को दूर कर आने वाले समय में जीवन को आसान बनाने में मददगार साबित होंगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के सृजन का प्रस्ताव बनाने का काम पूरा हो गया है। जिला स्तर पर इन पंचायतों के प्रारूप का सोमवार को प्रकाशन कर आपत्तियां मांगी गई हैं। इन प्रस्तावों के बाद राज्य में 2500 नई ग्राम पंचायतें बढ़ सकती हैं। राजस्थान में बढ़ सकती हैं 2500 से ज्यादा ग्राम पंचायत। 4 जून तक पूरा होगा पुनर्गठन का काम। राजस्थान में अभी 11,304 ग्राम पंचायत और 352 पंचायत समितियां। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों का सृजन मरुस्थलीय जिलों में होगा। राजस्थान सरकार पंचायत चुनाव से पहले पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद तीनों के परिसीमन का कार्य शुरू कर चुकी है। इसके तहत राजस्थान में अब ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन और नव सृजन करने का कार्य किया जाएगा। राजस्थान सरकार पूरे राज्य में 2500 से ज्यादा ग्राम पंचायत और 100 से ज्यादा पंचायत समितियों का पुनर्गठन और नव सृजन कर सकती है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। यही समय, सही समय है तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक कैसे विकास पहुंच सके, कैसे छोटे-छोटे रेवेन्यू विलेज बना करके वहां तक विकास को पहुंचाया जाए, वहां सड़कें पहुंचाई जाए, स्कूलें पहुंचाई जाए, वहां आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए। इन सभी दिशाओं को, इन सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए ये पुनर्गठन करके पूर्ववर्ती सरकार के बिना प्लानिंग के जो जिले की घोषणा है, लेकिन अब ऐसा ना होगा। गौरतलब है कि राजस्थान में 11,304 ग्राम पंचायतें हैं और 352 पंचायत समितियां हैं, जिसमें मरुस्थली जिलों में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों का सृजन होना है। इसके बाद जोधपुर दूसरे नंबर पर है। जोधपुर में 242 ग्राम पंचायत और 14 पंचायत समिति का पुनर्गठन होना है। वहीं नए जिले फलोदी में नए जिला परिषद का गठन किया जाएगा। इस समय ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य चल रहा है। पहले जोधपुर और फलौदी जिला एक साथ था, अब फलौदी जिले के अंदर नवीन जिला परिषद का गठन होगा। पंचायत समितियों का भी पुनर्गठन हुआ है कि उसमें कंडीशन ये है कि यदि आपकी 40 या उससे अधिक ग्राम पंचायतें किसी पंचायत समिति में आ जाती एंड 1,20,000 से अधिक की पॉपुलेशन यदि आ जाती है तो उसका पुनर्गठन किया जा सकता है। वहीं बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विरशनी का कहना है कि इससे न केवल प्रशासन अपना कार्य अधिक पारदर्शी तरीके से और लोक कल्याणकारी ढंग से कर पाएगा, बल्कि समस्याओं का निस्तारण भी शीघ्र होगा। बीकानेर में भी अभी जैसे जो हमारी अर्बन की बीकानेर पंचायत समिति थी, जो हेडक्वार्टर वाली थी, उसके 3 पार्ट्स हुए हैं। हमारा प्रयास ये था कि इसको कंस्टिट्यूएंसी वाइज फॉर्मेशन कर दिया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन में और इन चीज़ों में दिक्कत ना आए। इससे 2 फायदे, एक तो पंचायत समिति जब मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो जो दूर के गाँव होते हैं उन पर फोकस नहीं हो पाता। गौरतलब है कि प्रस्तावों पर 6 मई तक आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण 7 से 13 मई तक किया जाएगा। पंचायतों के पुनर्गठन का काम 4 जून तक पूरा होगा। राजस्थान सरकार अब पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति का परिसीमन करने जा रही है, जिससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की राह भी सुगम हो पाएगी। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, राजस्थान। और इधर अमेरिका और चीन टैरिफ को लेकर अब आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने मंगलवार को चीन पर अब कुल 104% टैरिफ लगाने का फैसला ले लिया है। चीन पर नया अमेरिकी टैरिफ 9 अप्रैल के आधी रात से लागू हो चुका है। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी है। ये वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच जारी ट्रेड वॉर में अब तक उठाए गए सबसे आक्रामक कदमों में से एक है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी। ट्रंप ने
चीन की ओर से अमेरिकी सामानों पर 34% का जवाबी टैरिफ लगाने के बाद ये चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन 8 अप्रैल तक अपना 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो अमेरिका उस पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।